तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं PK 365 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 एंड 2 में हम ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो फॉरेस्ट से रिलेटेड रहेगा और वेटलैंड से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट में अगर हम देखें तो फॉरेस्ट के रिगार्डिंग क्या करंट में न्यूज़ जो है वो आई है, वो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है कि फॉरेस्ट के लिए कुछ रूल्स जो हैं वो निकाले गए हैं 2025 में। अब उन रूल्स का क्या नाम है? उनका नाम है वन संरक्षण एवं संवर्धन अमेंडमेंट रूल्स। संरक्षण और संवर्धन का मतलब है दैट इज़ दी प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन। किसका प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन? वन का। वन मतलब फॉरेस्ट। तो उसको अमेंडमेंट के लिए उसके अमेंडमेंट के लिए कुछ रूल्स जो हैं वो लेके आए गए हैं 2025 के अंदर। अब सबसे पहले इसकी जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेगा कि प्रीलिम्स के रिगार्डिंग क्या इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो है वो है। सबसे पहला ये है कि ये जो रूल्स हैं वो किसके द्वारा लाए गए हैं, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा लाए गए हैं। दूसरा आता है कि ये रूल्स जो हैं वो किस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर लाए गए हैं, तो वो फॉरेस्ट एक्ट के अंदर लाए गए हैं। वो एक्ट जो है वो इनिशियली 1980 के अंदर लाया गया था, लेकिन फिर उसको अमेंड करके 2023 में कुछ चेंजेस जो है वो लाए गए। तो पहली हमें ये चीज़ याद रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा लाए गए। दूसरी हमें ये चीज़ याद रखनी है कि ये किस एक्ट के अंदर आए हैं। तीसरी हमें याद रखनी है कि इस रूल्स के अंदर क्या क्या मेंशन किया गया है। सबसे पहली चीज़ ये मेंशन करी गई है कि अगर कोई भी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन लैंड एग्जिस्ट करता है तो उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है और उनके द्वारा उसको एज अ प्रोटेक्टेड एरिया भी डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन लैंड जो है वो नॉन फॉरेस्ट लैंड है जिसको किसी पर्टिकुलर कॉरपोरेट ने एज अ कंपनसेशन में गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है, क्योंकि उसने कोई फॉरेस्ट लैंड जो है वो नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए जो है उसको डिस्ट्रक्ट जो है वो किया है। तो इसी वजह से उसके द्वारा एक ऐसा लैंड प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे कंपनसेटरी वे में एफॉरेस्टेशन कराई जा सके, किसके बदले जो कि उसने डिस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, देन इसके अंदर अदर रूल क्या है? अदर रूल ये है कि जो भी माइनिंग एक्टिविटी अगर कोई करता है तो उस लैंड पे जिस पे उसने माइनिंग एक्टिविटी करी है वहाँ पर उसको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन जो है वो करानी होगी उस डिग्रेडेड लैंड के ऊपर। ठीक है, तो पहला हमारा यही हो गया कि कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन लैंड जो है वो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा उसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। दूसरा ये है कि माइनिंग एक्टिविटी जो है अगर कोई करता है उस पर्टिकुलर माइनिंग एरिया के अंदर उसको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन जो है वो करनी होगी। तीसरे रूल जो है वो ये आता है कि अगर कोई लीनियर प्रोजेक्ट होता था, लीनियर प्रोजेक्ट क्या होता है कि लीनियर का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो कोई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब वहीं पे अगर कोई प्रोजेक्ट लाया जा रहा है जो कि लीनियर वे में करना है हमें, लाइक कोई रोड बनानी है और यहाँ पे कोई फॉरेस्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, उस फॉरेस्ट को हमें रिमूव करना पड़ेगा ताकि इस रोड को कंस्ट्रक्ट कर सके। तो इस फॉरेस्ट को रिमूव करने की परमिशन जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो इनिशियल वर्किंग परमिशन जो है वो उस लीनियर प्रोजेक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कर दी जाएगी। अर्लियर क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट को पहले अप्रूवल लेना पड़ता था और उस अप्रूवल के अंदर क्या होता था कि इन्हें कुछ कंडीशन फुलफ़िल करनी होती थी उस पर्टिकुलर कॉरपोरेट कंपनी को। वो कंडीशन क्या होती थी कि उनको एक पर्टिकुलरली फ़ंड जो है वो एलोकेट करना पड़ता था, किसके लिए? कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए। उसके बाद ही वो फॉरेस्ट को वहाँ से क्लियर कर सकते थे। ठीक है, और सेकंड फिर स्टेट जो है वो उसको कंफर्म कर देती थी जब उसको पता चलता था कि उनके द्वारा फंड्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। लेकिन अब ये जो पर्टिकुलरली स्टेजेस थी इनको विथड्रॉ कर लिया गया और ये कहा गया है कि वर्किंग परमिशन जो है वो स्टेट्स डायरेक्टली प्रोवाइड कर देगी। अगर फ़ंड भी एलोकेट नहीं हुआ है तो भी वो उनको अलाउ कर देगी कि आप काम जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अब आता है कि अप्रूवल अथॉरिटी की बात करें तो जो भी क्लियरेंसेस वगैरह हो रहे हैं इसके अंदर भी हमारे पास दो टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके क्लियरेंसेस जो है वो डिफरेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा दिए जाते हैं। अगर प्रोजेक्ट जो है वो 5 हेक्टेयर्स तक का है, जिसमें उसने लैंड जो है वो एक्वायर किया सिर्फ और सिर्फ 5 हेक्टेयर्स का है और उसमें वो माइनिंग नहीं करने वाला है,
तो उस केस के अंदर जो फॉरेस्ट क्लियरेंस का अप्रूवल दिया जाएगा वो रीजनल ऑफिस के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के द्वारा जो है वो दिया जाएगा। वहीं अगर कोई प्रोजेक्ट 5 हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड जो है वो एक्वायर करना चाहता है या फिर वहाँ पे उसको माइनिंग करनी है, तो उस केस में जो अप्रूवल दिया जाएगा क्लियरेंस का वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी जो है वो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर वर्क करेगी। वो खुद तो जाएगी नहीं हर जगह देखने के लिए कि कितना लैंड हो रहा है, कौन कितना कर रहा है, तो वो एडवाइजरी कमेटी के बेस पे उनको अप्रूवल जो है वो प्रोवाइड करेगी। अब हमने देखा था कि जो फॉरेस्ट एक्ट था हमारा इनिशियली 1980 के अंदर आया था, लेकिन उसके बाद 2023 में उसको अमेंड किया गया। तो वो क्या अमेंडमेंट्स आई थी वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं है, तो इट कैन बी अ चांस कि प्रीलिम्स में उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट जो है वो आ जाए। तो इस पर्टिकुलरली एक्ट के अंदर ये बताया जाता है कि कौन से लैंड को हम फॉरेस्ट बता सकते हैं और कौन से लैंड को फॉरेस्ट जो है वो नहीं कहा जाए। तो इसके अंदर हमारे 3 जो है वो प्रोविजंस हैं। सबसे पहला है कि अगर कोई भी किसी भी लॉ के अंदर जो भी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है XYZ एनी लॉ, अगर उसके अंदर किसी लैंड को डिक्लेयर किया गया है कि वो फॉरेस्ट है, तो वो फॉरेस्ट की डेफिनेशन के अंदर उसको कंसिडर किया जाएगा। दूसरा आता है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर कोई फॉरेस्ट को रिकॉर्ड किया गया है कौन सी डेट के बाद, आफ्टर 25 अक्टूबर 1980, तो वो भी फॉरेस्ट की कैटेगरी के अंदर आएगा। लेकिन अगर 1996 से पहले किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट को ट्रांसफ़र किया गया है नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए, तो उसको हम वापस से फॉरेस्ट जो है वो नहीं बना सकते हैं। तो पहला ये हो गया कि अगर किसी लॉ के अंदर लैंड को डिक्लेयर किया गया है एज अ फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट की डेफिनेशन में आएगा। दूसरा है कि अगर वो फॉरेस्ट किसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर मेंशन है बिफोर 25 अक्टूबर 1980 आफ्टर 25 अक्टूबर 1980, तो भी वो फॉरेस्ट की डेफिनेशन में आएगा। तीसरा है कि अगर उस फॉरेस्ट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए बिफोर 1996, तो वो फॉरेस्ट की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो हमारे फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023 के अंदर जो है वो मेंशन करी गई। देन नेक्स्ट आता है कि हमने कुछ नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ को कुछ एक्टिविटीज़ को हमने नॉन फॉरेस्ट पर्पस की डेफिनेशन से जो है वो एक्सक्लूड किया है। यानी कि लाइक अगर हम ज़ू इस्टेब्लिश कर रहे हैं, सफारी इस्टेब्लिश कर रहे हैं और या फिर कोई इको टूरिज्म फैसिलिटी लेके आ रहे हैं, तो बेसिकली होनी तो चाहिए ये नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी, लेकिन ये नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि एज अ होल गोल यही है कि हमें अपने इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है और वहाँ पर उनकी स्पीशीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट करना है। तो इसी वजह से इन एक्टिविटीज़ को नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो कौन सी एक्टिविटीज़ को नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा? ज़ू का इस्टेब्लिशमेंट, सफारी का इस्टेब्लिशमेंट, इसके अलावा कोई इको टूरिज्म फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है या फिर सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस कर रहा है, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये हमारे नॉन फॉरेस्ट पर्पस के अंदर जो है वो नहीं कंसिडर की जाएगी। देन नेक्स्ट आता है कि कुछ कैटेगरीज ऑफ लैंड को हमने कुछ एक्ट से जो है इस पर्टिकुलर एक्ट से एग्जेम्प्ट किया है। यानी कि इन प्रोजेक्ट्स को हम अलाउ कर रहे हैं कि वो फॉरेस्ट की लैंड को जो है वो एक्वायर कर ले। ठीक है, कि फॉरेस्ट के लैंड को एक्वायर कर ले। तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो अलाउ कर रहा है कि फ़ॉरेस्ट के लैंड को वो एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो वो है हमारा सबसे पहले, अगर कोई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लाया जा रहा है रेल का, रोड का, तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो अलाउ किया जाएगा और फॉरेस्ट को क्लियर करने का भी अलाउ जो है कर देंगे। दैन दूसरा आता है कि कोई प्रोजेक्ट है नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए या नेशनल सिक्योरिटी के लिए ऑन दी बॉर्डर्स, तो वो भी हमारे इसके अंदर आएगा। तीसरा है कि कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जा रहा है, वो भी हमारा प्रोजेक्ट अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा कोई डिफेंस प्रोजेक्ट है, पैरामिलिट्री कैंप है, पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट है, ये भी अलाउ किए जाएंगे इवन इफ़ वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं तब भी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी कुछ लिमिट्स लिख दी है कि इतना फॉरेस्ट जो है वो आप एक्वायर कर सकते हो इन एक्टिविटीज़ के लिए। तो अगर कोई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है तो आप 0.10 हेक्टेयर्स जो है वो ले सकते हो अलॉन्ग द रेल लाइन।
इसके अलावा अगर कोई नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर आप फॉरेस्ट लैंड जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे 100 किलोमीटर्स तक का जो है वो ले सकते हो। इसके अलावा कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसमें आपको 10 हेक्टेयर्स ले सकते हो। इसके अलावा कोई डिफेंस प्रोजेक्ट है या पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर आप 5 हेक्टेयर्स जो है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर जो है वो ले सकते हो। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें बस ये याद रखना है कि इन एक्टिविटीज़ के अंदर फॉरेस्ट की क्लियरेंस जो है वो अलाउ की गई है कि आप फॉरेस्ट को वहाँ से रिमूव कर सकते हो इन प्रोजेक्ट्स को फुलफ़िल करने के लिए। देन नेक्स्ट क्या आता है कि इसके अंदर ये भी जो फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके अंदर ये भी बोला गया था कि जब तक ये डेफिनेशंस की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है तब तक हमें 1996 की टी.एन. गोदावर्मन जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी उस पर्टिकुलर रूलिंग के अकॉर्डिंगली ही फॉरेस्ट की डेफिनेशन को जो है वो अप्लाई करना होगा। तो इसके अंदर इस पर्टिकुलर रूलिंग के अंदर उन्होंने फॉरेस्ट को जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन किया था और ये कहा था कि अगर कोई भी एरिया गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में फॉरेस्ट माना गया है तो उसको फॉरेस्ट माना जाएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओनरशिप रिकॉग्निशन। देन जो भी फॉरेस्ट की डिक्शनरी मीनिंग से सिमिलर होगा उसको हम फॉरेस्ट मानेंगे। और तीसरा है कि अगर कोई भी एरिया को एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा फॉरेस्ट के नाम पे आइडेंटिफाई किया गया है तो भी हम उसको फॉरेस्ट जो है वो मानेंगे। तो ये था हमारा वन अधिनियम रूल्स 1996 सॉरी 2025 और फॉरेस्ट एक्ट आया था हमारा 2023 के अंदर अमेंडमेंट। देन नेक्स्ट क्या आता है दैट इज़ द नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। इसके अंदर न्यूज़ क्या आई है, इसके अंदर न्यूज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा इस पर्टिकुलर मिशन डॉक्यूमेंट को जो है वो रिवाइज़ किया गया है कि कैसे हम ग्रीन इंडिया को जो है वो और बेटर तरीके से अचीव कर लें। ठीक है, तो नाम से ही पता लग रहा है ग्रीन इंडिया है। ग्रीन इंडिया का मतलब है कि हमें अपनी इंडिया को हरी भरी करना है। तो हरी भरी कौन करेगा, कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, तो दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। तो नेक्स्ट आता है हमारा जो हम देख रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया जो है वो अनवील किया गया है। और नई न्यूज़ इसमें यही है कि उसके अंदर उन्होंने अपनी मिशन डॉक्यूमेंट को रिवाइज़ किया है। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि एग्जैक्टली नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया जो है वो किस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए लाया गया है। इस पर्टिकुलर मिशन को हम ग्रीन इंडिया मिशन भी बोलते हैं। ये स्पेसिफिकली 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था और इस पर्टिकुलर ग्रीन इंडिया मिशन के अंदर हमारे ये जो है वो 8 मिशंस में से एक मिशन है। ये 8 मिशन किसके अंदर लाए गए थे, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, कि हम कैसे अपने पेरिस डील के जो हमारे टारगेट्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकें। इसी वजह से ये नेशनल एक्शन प्लान लाया गया था। उसके अंदर 8 मिशन लाए गए थे, उसमें से एक मिशन है हमारा ग्रीन इंडिया मिशन। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर मिशन के ऑब्जेक्टिव हमने पहले भी देखा कि हमें अपने इंडिया को जो है वो हरा भरा करना है, एफॉरेस्टेशन करनी है। तो उसका टारगेट रखा गया है कि हमने 24 मिलियन हेक्टेयर्स का एफॉरेस्टेशन जो है वो इंडिया के अंदर करना है। इसके थ्रू हमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को इंक्रीज़ करना है और बाय 2030 हमें CO2 का 2.5 to 3 बिलियन टन का कार्बन सिंक जो है उसको इंक्रीज़ करना है ताकि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उसके जो है वो नेट ज़ीरो तक पहुंच सके। अब इस पर्टिकुलर ग्रीन इंडिया मिशन के अंदर हमारे 3 सब मिशन है कि हमें जो प्रेजेंट फॉरेस्ट हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है और जो भी फॉरेस्ट डिपेंडिंग कम्युनिटीज़ हैं जिनका काम जो है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से चल रहा है उनकी इनकम को डाइवर्सिफाई करना है ताकि वो फॉरेस्ट डिपेंडेंट जो है वो ना रहे। अब इस पर्टिकुलर ग्रीन इंडिया मिशन की फंडिंग जो है वो कहाँ से उसको मिल रही है, एक तो मिशन को एलोकेट किया गया है किसके द्वारा, बजट के द्वारा। तो बजट के द्वारा कुछ अमाउंट रखा गया है कि इसके थ्रू आप इंडिया के अंदर जो है वो पेड़ वेड़ लगाओ। दूसरा है कंपनसेटरी जो एफॉरेस्टेशन है उसका भी एक फ़ंड जो है वो बनाया गया है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि उसके अंदर स्टेज 1 अप्रूवल के अंदर पहले आपको फ़ंड जो है वो रखना पड़ता था कि आप इस पर्टिकुलर फ़ंड के थ्रू कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन जो है वो करोगे
तो वही फंड जो है वो हमारा नेशनल कैंपा फंड के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, और इस कैंपा फंड को हम ग्रीन इंडिया मिशन के लिए भी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अब प्रेजेंटली 10 ईयर का टारगेट जो है वो हमारा प्लान जो है वो रखा हुआ है 2021 से 30 तक का, कि हमें कैसे एफॉरेस्टेशन को इम्प्रूव करना है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ये है कि ये एक बॉटम अप मॉडल है, यानी कि ये लोअर लेवल से अपर लेवल तक जो है वो जाएगा। यहाँ के लोगों का सपोर्ट लेके ये एफॉरेस्टेशन जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो इसके लिए इन्होंने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़ जो है वो लोअर लेवल पे बनाई हुई है, ताकि इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन जो है वो की जा सके ग्राउंड लेवल से। अब इस पर्टिकुलर जो ग्रीन इंडिया मिशन है, इसकी कुछ की मिशन स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसको वो अप्लाई करता है, और ये स्ट्रैटेजीज़ जो है वो इंडिया को हेल्प करेगी एनडीसी के कमिटमेंट्स को अचीव करने के लिए, यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन फॉर द पेरिस क्लाइमेट डील। ठीक है। अब सबसे पहला इसकी स्ट्रैटेजी है कि माइक्रो इकोसिस्टम अप्रोच जो है वो यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अगर इनको इंडिया को हरा भरा करना है तो इसमें ये वल्नरेबल जोन्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिप्लीशन के उस पे है, कगार पे है, लाइक दी अरावलीज, वेस्ट बंगाल। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी जो है ये ले रहे हैं सीएसआर के फॉर्म में, ताकि रिस्टोरेशन जो है वो कराई जा सके। तीसरा है कि कार्बन मार्केट का मैकेनिज़्म जो है वो लेके आए हैं, ताकि अगर किसी भी कॉरपोरेट ने ज़्यादा एफॉरेस्टेशन कर दी है उनके लिमिट से, तो उस पर्टिकुलर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन को वो मार्केट में सेल कर सके, और उसके इन रिटर्न वो बेनिफिट जो है वो ले सके वॉलेंट्री मार्केट में सेल करके। इसके अलावा इन्होंने ग्रीन इंडिया फोर्स जो है वो बनाई है, जिसके थ्रू ये कैडार्स को जो है वो ट्रेन करेंगे, ताकि इस पर्टिकुलर मिशन को इम्प्लीमेंट किया जा सके और मेंटेन किया जा सके। देन नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन द फॉरेस्ट 2025। तो इसके अंदर क्या करा गया है, फॉरेस्ट के लिए इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग जो है वो करी गई है, यानी कि उन्होंने कुछ डाटा वगैरह जो है वो रिकॉर्ड किया है फॉरेस्ट के रिगार्डिंग। अब पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा निकाली गई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा जो है वो निकाली गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा नहीं निकाली गई है। तो यही एक कैची पॉइंट है इधर। ये जो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग की रिपोर्ट है, ये 8th रिपोर्ट है इन टोटल, और मतलब 8वीं रिपोर्ट जो है वो आई है। और करंटली जो ये फॉरेस्ट पे निकाली गई है, ये ऐसी फर्स्ट रिपोर्ट है कि जो फॉरेस्ट के ऊपर फोकस करके जो है वो निकाली गई है। अब इस रिपोर्ट के अंदर इसके फीचर्स क्या हैं, कि ये यूएन सिस्टम के एक इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट फ्रेमवर्क को जो है वो फॉलो कर रहा है इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग को बनाने के लिए, यानी कि इन्होंने यूएन के कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है ताकि इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जा सके। और ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि 3 लोगों के द्वारा 2012 में बनाया गया था, यूएन के द्वारा, यूरोपियन कमीशन के द्वारा एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये तीनों के द्वारा डेवलप किया गया। कब डेवलप किया इन्होंने, 2012 के अंदर जो है वो डेवलप किया। अब ये जो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड इंडिया के द्वारा कब अडॉप्ट किया गया, 2018 के अंदर अडॉप्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। अब ये वाली न्यूज़ हमारे यहाँ ख़त्म हो गई। इसके बाद इन्होंने, क्योंकि हम फॉरेस्ट के अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो बता दी है, जो कि हमारी 2023 की है लास्ट। ऑल्दो ये 2025 में जाके रिलीज़ हुई थी, लेकिन ये है 2023 की ही। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के बारे में देखिए तो इसके कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स देख लेते हैं, कि ये जो है वो बायनली निकाली जाती है, यानी कि हर 2 साल में निकाली जाती है। किसके द्वारा निकाली जाती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली जाती है। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो सामने देखने को मिले हमें। सबसे पहला है कि हमारा टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वो 2023 में 25.17% है, जो कि 2021 से इंक्रीज़ हुआ है। पहले 24 था, अब ये 25 हो गया है। इसके अंदर 21% जो है वो फॉरेस्ट है एंड 3% जो है वो हमारे ट्रीज़ है। सारे ट्रीज़ है जो है वो हमारे फॉरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंक्रीज़ जो है वो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का कहाँ देखा गया है, छत्तीसगढ़ में देखा गया है। देन नेक्स्ट आता है कि फॉरेस्ट कवर जो है वो कुछ स्टेट्स के अंदर 33% ऑफ एरिया से भी ज़्यादा जो है वो उन्होंने कवर कर रखा है। ऐसी 19 स्टेट्स हैं, तो उसको हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये याद रखना है कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिनके अंदर उनका जो पूरा स्टेट है उसमें से 75% जो है
वो फॉरेस्ट है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं? एक तो ऐसी स्टेट्स होंगी जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो नहीं है और वो बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर जो है वो आते हैं, ठीक है। या फिर बैकवर्ड नहीं, मतलब पिछड़े हुए एरियाज़ है जहाँ पे इतनी डेवलपमेंट जो है वो नहीं पहुँची है। तो वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हो गए, क्योंकि वो हमारे इंडिया से इतना कनेक्टेड नहीं रहता है, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ वगैरह की वजह से वहाँ पे भी डेवलपमेंट जो है वो चालू हो गई है। इसके अलावा हमारे 2 आइलैंड्स हैं जो फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे ज़्यादा है, तो दैट इज़ लक्षद्वीप, अंडमान, और इसके अलावा मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। मतलब हम ये गेस कर सकते हैं कि कहाँ पे फॉरेस्ट कवर जो है वो ज़्यादा होगा। देन नेक्स्ट आती है कि कौन सी टॉप 3 स्टेट्स हैं जहाँ पर एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो प्रेजेंट है। दैट इज़ दी मध्य प्रदेश, कि उसके अंदर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो सबसे ज़्यादा है किसके? फॉरेस्ट के। दैट इज़ मध्य प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश एंड देन छत्तीसगढ़। देन टॉप 3 स्टेट्स परसेंटेज वाइज, यानी कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर फॉरेस्ट ही है, ठीक है। तो लाइक 90% फॉरेस्ट और 10% पे वो रह रहे हैं। दैट इज़ द लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो फॉरेस्ट का है। यहाँ पे वो एरिया वाइज है, यानी कि स्क्वायर किलोमीटर वाइज है। देन नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इस रिपोर्ट के द्वारा दी गई कि जो हमारा मैंग्रोव कवर है वो कंपेरिजन टू द 2021 वो डिक्रीज़ हुआ है। कितने का डिक्रीज़ हुआ है? 7.43 किलोमीटर का, स्क्वायर किलोमीटर का डिक्रीज़ जो है वो देखा गया है। और ये डिक्रीज़ कहाँ देखा गया है? गुजरात के अंदर देखा गया है। तो हम इसको गेस कर सकते हैं किससे? कि गुजरात के अंदर डेवलपमेंट जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई रेट पे चल रही है। तो अगर डेवलपमेंट करनी होगी तो उसके लिए फॉरेस्ट एरिया को जो है वो हमें रिमूव करना होगा, या मैंग्रोव्स को जो वहाँ पे है प्रेजेंट है उनको रिमूव करना होगा। तो मैंग्रोव्स जो है वो हमारे सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर डिक्रीज़ जो है वो होते हुए देखे गए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या आता है कि एनडीसी का जो टारगेट है वो कितना अचीव हो गया है? तो हमने कार्बन स्टॉक जो है, कार्बन स्टॉक क्या होता है कि कार्बन कितना प्रेजेंट है लिविंग एंड नॉन लिविंग बायोमास के अंदर, वो करेंटली हम 30 बिलियन टन्स ऑफ इक्वलेंट पे जो है वो पहुंच चुके हैं। और इंडिया के द्वारा 2.29 बिलियन टन्स का एडिशनल कार्बन सिंक जो है वो बना चुका है कंपेयर टू दी 2005 लेवल। देन नेक्स्ट क्या आता है कि यही की टर्म्स है कि फॉरेस्ट एरिया क्या होता है जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट कवर क्या होता है? एरिया और कवर के बीच में डिफरेंस होता है, तो इन दोनों की ऐसे डेफिनेशन को वो लोग इंटरचेंज करके दे सकते हैं। तो फॉरेस्ट एरिया को जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट कवर कौन सा है? फॉरेस्ट कवर वो है जहाँ पे जो लैंड है वो मोर देन 1 हेक्टेयर का एरिया जो है वो वहाँ पे ट्री कैनोपी वगैरह, ट्री कैनोपी जो है वो 10% एरिया के अंदर है, और एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर फॉरेस्ट जो है वो मोर देन 1 हेक्टेयर है, ट्रीज़ वगैरह लगे हुए हैं, तो उसको हम फॉरेस्ट कवर जो है वो बोलते हैं। द नेक्स्ट क्या आता है? ट्री कवर क्या है? ट्री कवर वो एरिया होगा जहाँ पे ट्री वगैरह जो है वो लेस देन 1 हेक्टेयर के एरिया के अंदर है, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया क्या है? जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर है। फॉरेस्ट कवर क्या है? जहाँ पे ट्रीज़ वगैरह जो है वो मोर देन 1 हेक्टेयर के अंदर है। ट्री कैनोपी जो है उसने 10% से ज़्यादा कवर कर रखी है। ट्री कवर कौन से एरिया के अंदर माना जाएगा? जिसके अंदर लेस देन 1 हेक्टेयर जो है वो हमारा ट्री कवर है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है कि कार्बन स्टॉक हमने देख लिया कि जहाँ पे कार्बन हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग बायोमास के अंदर है। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हमारे वही होते हैं जो कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा? वेटलैंड्स का। वेटलैंड्स का अगर हम देखें तो न्यूज़ में क्या है? न्यूज़ में ये है कि जो हाई सीज ट्रीटी है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, जो कि हम चाहते हैं कि हमारा जो कोस्ट के अराउंड जो भी सी है हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर, हम चाहते हैं कि ये भी जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो इसके लिए हाई सीज ट्रीटी जो है वो यूएन क्लॉज के द्वारा लाई गई थी। अब इसमें रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है? उसके अंदर रिसेंट डेवलपमेंट यही हुई है कि इस हाई सीज ट्रीटी को 60 कंट्रीज़ के द्वारा रैटिफाई कर लिया गया है। और इस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर ये क्लॉज डाला गया था कि अगर 60 कंट्रीज़ इसको रैटिफाई कर लेती है तो ये पर्टिकुलर ट्रीटी जो है वो इन्फोर्स कर दी जाएगी, ठीक है। अब इसके बारे में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन यही है कि यूएन क्लॉज के अंदर है, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। उसके अलावा ये तीसरी ऐसी ट्रीटी है जो कि यूएन क्लॉज के अंदर लाई गई है। इसके पहले यूएन क्लॉज के अंदर हमारी इंटरनेशनल सी बैग एरिया को कंजर्व करने के लिए जो है वो ट्रीटी लाई गई थी, और दूसरी फ़िशिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो हमने एक ट्रीटी जो है वो लाए थे।
अब ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी है, हाई सीज़ ट्रीटी, इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा? इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। इसके नेक्स्ट आता है कि जब भी 60 कंट्रीज़ इसको रेटिफाई कर देगी, उसके 120 डेज़ के बाद इसको एनफोर्समेंट में जो है वो लाया जाएगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया के द्वारा इसको साइन किया गया है, लेकिन अभी तक भी रेटिफाई जो है वो नहीं किया गया है। और अदर थिंग इज़ कि अगर कोई मेंबर जो है वो यूएन क्लॉज का पार्ट नहीं है, फिर भी वो हाई सीज़ ट्रीटी को जो है वो ज्वाइन कर सकता है। कि पिलर्स अगर हम इस ट्रीटी के देखें, इस हाई सीज़ ट्रीटी के, इनका मेजर एम यही है कि जैसे हम फॉरेस्ट के अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाते हैं, हम कोस्टल जो वाटर्स हैं उसके अंदर भी कुछ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो है वो बनाएं, और जो भी मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज वहाँ पे प्रेजेंट हैं, उनके जो भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, वो सारी कंट्रीज़ के साथ जो है वो शेयर होने चाहिए। और अदर कि अगर कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रहा है, उसका ट्रांसफ़र जो है वो सभी कंट्रीज़ के साथ शेयर करें। और कोई भी अगर हाई सीज़ एक्टिविटी हो रही है, डीप सी माइनिंग वगैरह हो रही है, उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो पहले किया जाएगा, फिर ही उसको जो है वो वहाँ पे एक्टिविटी को अलाउ किया जाएगा। लेकिन इस एग्रीमेंट के अंदर कुछ एक्सेप्शन है कि अगर कोई वॉरशिप, मिलिट्री एयरक्राफ्ट अपना कोई काम कर रहा है तो उसके अंदर कोई बाधा वगैरह जो है वो नहीं बनेगा। फ़िशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर कोई भी रोड़ा जो है वो नहीं अटकाएगा। और इसके अलावा जो भी मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, अगर कोई पार्टी मिलिट्री एक्टिविटीज़ के द्वारा वो यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो उसकी गेजिकल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन जो है उनको किसी को भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट आता है यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज के बारे में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो ये जो है वो ओशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके द्वारा हम सीज़ और ओशंस को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी यूज़ को जो है वो लिमिटेड वे में रखते हैं ताकि उसका एक्सप्लॉइटेशन जो है वो ना हो। इस यूएन क्लॉज के बारे में देखें तो ये 1982 में लाया गया था और इन्फोर्स किया गया था इसको 1994 के अंदर। इंडिया के द्वारा भी इसको रेटिफाई जो है वो किया जा चुका है। इसी यूएन क्लॉज के द्वारा कुछ मैरीटाइम जोन्स जो हैं वो हमने कोस्टल एरिया के अंदर बनाई हुई है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रहता है हमारा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टेरिटोरियल सी कितनी है, वो हमारी 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो रहती है। यहाँ पे जो भी कंट्री है उसकी पूरी सॉवरेनिटी जो है वो इस पर रहती है। द नेक्स्ट आती है कॉन्टिगस जोन, वो हमारी 24 नॉटिकल माइल्स की होती है। यहाँ पे सारे राइट्स जो है वो कस्टम्स, इमाइग्रेशन, सैनिटेशन, इन सभी से रिलेटेड जो है वो पर्टिकुलरली कंट्री को जो है वो मिलते हैं। दूसरा आता है हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये हमारी 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो रहती है। और यहाँ पर कंट्री को राइट्स मिलते हैं कि वो इस एरिया के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर कर सके, उनको यूज़ कर सके। और देन नेक्स्ट आती है हमारी हाई सीज़, जिसके लिए हम हाई सीज़ ट्रीटी जो है वो लेके आए हैं। यहाँ पर जो भी नेविगेशन है, फ़िशिंग है, रिसर्च है, उसकी फ्रीडम जो है वो सभी को रहती है, किसी की भी पर्टिकुलर सॉवरेनिटी पावर जो है वो नहीं होती है। देन नेक्स्ट है हमारा डीप सी बैग माइनिंग। डीप सी बैग माइनिंग हमने देखा था कि इंटरनेशनल सी बैग अथॉरिटी के द्वारा जो है वो गवर्न किया जाता है, जो कि हमारी फर्स्ट एग्रीमेंट जो है वो यूएन क्लॉज के अंदर लाया गया था। देन नेक्स्ट आता है कि अगर यूएन क्लॉज के अंदर कोई भी डिस्प्यूट वगैरह होता है तो उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के द्वारा सेटल किया जाता है इसके लिए। देन नेक्स्ट आती है हमारी दैट इज़ द रामसार कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड। इसके अंदर न्यूज़ क्या है? इसके अंदर न्यूज़ है कि इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो कराई गई है, 15th मीटिंग थी ये इसकी। और ये कहाँ कराई गई है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज़ द विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे के अंदर ये कंडक्ट कराई गई थी। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है इसकी थीम। थीम है इसकी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, कि अपने कॉमन फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट जो है वो कर रहे हैं। अब रामसर कन्वेंशन की अगर हम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंग स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। इसके अलावा ग्लैंग स्विट्ज़रलैंड के अंदर हमारा IUCN का भी हेडक्वार्टर जो है वो प्रेजेंट है। ये कन्वेंशन जो है वो 1971 के अंदर ईरान के अंदर जो है वो लाई गई थी और 1975 में इसको इन्फोर्स किया गया था। इंडिया भी जो है वो इसका मेंबर है 1982 से। और ये पर्टिकुलरली रामसर कन्वेंशन जो है वो इसीलिए है ताकि वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए नेशन जो है वो अपने नेशनल प्लान्स ला सके, पब्लिक एजुकेशन प्रमोट कर सके, एक्शंस जो है वो ले सके ताकि वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब इसके अंदर अगर हम मैकेनिज़्म देखें तो कोई भी अगर वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर करना है तो रामसर कन्वेंशन के अंदर कुछ 9 क्राइटेरियाज़ मेंशन है। अगर ये 9 क्राइटेरियाज़ मीट होते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया को वेटलैंड जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है।
वेटलैंड नहीं, रामसर साइट जो है वो डिक्लेयर की जा सकती है। तो ये हमारे वही हो गए, वल्नरेबल है एरिया, स्पीशी कोई एंडेंजर्ड वहाँ रहती है, या फिर कोई इकोलॉजिकल कम्युनिटी जो कि थ्रेटिंग हो चुकी है वो वहाँ रहती है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम रामसर साइट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर एक भी क्राइटेरिया मेट हो जाता है तो रामसर साइट जो है वो उसको डिक्लेयर किया जा सकता है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है, तो दैट इज़ दी यूनाइटेड किंगडम। देन लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है, वो ब्राज़ील के अंदर है, रियो नेग्रो। देन इंडिया के अंदर कितनी साइट्स हैं, 96 है। और एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट साइट्स जो हैं रामसर की वो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब नेक्स्ट क्या आता है कि रामसर कन्वेंशन के अंदर ही एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है वो कुछ स्पेसिफिक वेटलैंड्स को नोटिफाई करता है जिनका इकोलॉजिकल चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि उनका जो एक्सप्लॉइटेशन है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और उनको कंजर्वेशन की अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस जो है वो चाहिए अभी। तो ऐसी कौन सी साइट्स हैं इंडिया के अंदर जिनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर डाला गया है, तो सबसे पहले है हमारी राजस्थान की केलेगांव नेशनल पार्क, उसके अलावा मणिपुर का लोकतक लेक, ठीक है। इसके पहले चिलिका लेक भी जो है वो एग्जिस्ट करती थी उड़ीसा की, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन जो है वो इम्प्रूव कर ली तो इसको रिमूव कर दिया गया। द नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, रामसर कन्वेंशन के अंदर ही हमारे वेटलैंड सिटी एग्रीगेशन जो है वो किया जाता है। ये एक वॉलेंट्री सिस्टम है जिसके थ्रू जो भी एक पर्टिकुलर सिटी है जो कि अपने नेचुरल और ह्यूमन मेड वेटलैंड्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है, और इस पर्टिकुलर एग्रीगेशन के थ्रू उनके जो भी एफर्ट्स हैं उनको पब्लिसाइज किया जाता है कि आप भी ऐसे प्रोटेक्शन जो है वो लेके आएँ। तो उनके एफर्ट्स को जो है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने के वजह से इनको एग्रीगेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ये जो एग्रीगेशन है ये COP12 के अंदर जो है वो फॉर्म किया गया था कि हम ऐसा कुछ प्रोवाइड करेंगे उरुग्वे के अंदर, और 2015 से ये एग्रीगेशन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। ये एग्रीगेशन जो है वो 6 साल के लिए वैलिड रहता है, इसको रिन्यू किया जा सकता है, और ये रिन्यू तभी किया जाता है जब 6 के 6 क्राइटेरिया जो है वो उनके जो भी लिस्ट किए गए हैं उनको वो मीट कर लेते हैं। अब जो पर्टिकुलरली न्यूज़ थी COP15 जो कि हमारी रामसा कन्वेंशन हुई थी, COP मीटिंग हुई थी जिम्बाब्वे के अंदर, उसका क्या क्या जो हेडलाइंस है वो रही हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन जो है वो उन्होंने अडॉप्ट करी, क्योंकि ये विक्टोरिया फॉल्स के अंदर हुई थी तो उसी नाम पे इसकी डिक्लेरेशन जो है वो रखी जाएगी। तो अपनी जो की तारीफ में वो 2-4 शब्द जो हैं वो इसमें लिख देंगे कि हम ये वेटलैंड के लिए को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमने ये एक्शंस लिए, तो वही सब जो है वो इसके अंदर लिखा गया है। क्योंकि ये अभी 2025 के अंदर ही हुई है तो इन्होंने एक 5 साल का प्लान बनाया कि आगे हमारा क्या लेआउट जो है वो रहेगा प्रोटेक्शन के लिए, रिस्टोरेशन के लिए। देन एक इंडो बर्मा स्ट्रैटेजिक प्लान जो है वो लेके आया गया है 2025 से 30 के लिए। ये रीजनल प्लान है, और क्योंकि इसके अंदर इंडो बर्मा नाम आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया भी जो है वो इसका पार्ट रहेगा, ठीक है। ये इंडो बर्मा एरिया के अंदर वहाँ पे रामसर साइट को कंजर्व करने के लिए एक इन्होंने रीजनल स्ट्रैटेजिक प्लान जो है वो लेके आया है। इसको IUCN के ब्रिज प्रोजेक्ट के द्वारा भी जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है। ये ब्रिज प्रोजेक्ट जो है वो ये कह रहा है कि हम क्यों ना रिवर्स के थ्रू जो वेटलैंड्स हैं उनको रिवाइटलाइज जो है वो करें, शेयर वाटर के थ्रू आपस में सभी लोग जो है वो वेटलैंड को प्रोटेक्शन करने का काम जो है वो करें। तो इसके अंदर हमारा इंडिया जो है वो पार्टी नहीं है। देन नेक्स्ट आता है एक ब्रिज प्रोग्राम, ये तो ब्रिज प्रोजेक्ट था, ये ब्रिज प्रोग्राम है। ये भी रामसर कन्वेंशन के अंदर ही है। इसके अंदर हमारा मेन मोटिव यही है कि हम वुमेन लीडर्स को भी जो है वो आगे लाएँ ताकि वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। देन नेक्स्ट है फ्रेश वाटर चैलेंज। फ्रेश वाटर चैलेंज यही है कि हमें अपने फ्रेश वाटर को कंजर्व करना है, और इस पर्टिकुलर कंजर्वेशन के लिए हमें इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन को जो है वो एनहांस करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्या आता है, दैट इज़ द ग्लोबल वाटर बर्ड एस्टिमेट पार्टनरशिप। तो वाटर बर्ड्स हमारी कहाँ होती है, वेटलैंड के अंदर ही होती है। इसके अंदर ये देखा गया कि जो वाटर बर्ड्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। क्यों डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि वेटलैंड्स डिग्रेड हो रहे हैं। तो उसके लिए हमने ये एंडोर्समेंट जो है वो लेके आए हैं ताकि ग्लोबल वाटर बर्ड्स जो हैं उनके डिक्लाइन को रोका जा सके। देन रामसर कन्वेंशन के अंदर इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन है कि उनके द्वारा जो वेटलैंड्स हैं उसको कहा जा रहा है कि हम मिशन लाइफस्टाइल के थ्रू, यानी कि बिहेवियरल चेंजेस के थ्रू लोगों की लाइफ में वेटलैंड्स को जो है वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अदर देन दैट कि जो इंडिया है उसको रामसर कन्वेंशन की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर एज ए मेंबर जो है वो इलेक्ट किया गया है।
साउथ एशिया रीजन के लिए। और अदर देन दैट वेटलैंड सिटी एग्रीगेशन प्रोग्राम जो है उसके द्वारा इंदौर और उदयपुर के जो एफर्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है, उनको इसका एग्रीगेशन जो है वो प्रोवाइड किया गया है। अब इसके अंदर इंदौर की सीरपुर लेक जो कि एक रामसर साइट है, वहाँ के एफर्ट्स उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया। दूसरा आता है दैट इज़ दी नेक्स्ट है हमारे उदयपुर के 5 मेजर वेटलैंड्स है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है उन्होंने उनको प्रोवाइड करी है। तो हमें यही याद रखना है कि कौन कौन से ये वेटलैंड्स हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली मैचिंग के फॉर्मेट में जो है वो आ जाते हैं, लाइक पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दुध तलई। तो ये उदयपुर के हमारे कुछ वेटलैंड्स हैं। अब करेंटली इंडिया के अंदर कौन कौन सी रामसर साइट्स जो है वो न्यू डिक्लेयर करी गई हैं, तो 3 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे डिक्लेयर करी गई है। सबसे पहले है राजस्थान के अंदर सिलीसर लेक, किचन वेटलैंड एंड मीनार वेटलैंड। बिहार के अंदर उदयपुर लेक। यही कैच हो जाता है कि उदयपुर लेक डायरेक्ट डाल देंगे कि भाई उदयपुर के अंदर, लेकिन उदयपुर के अंदर नहीं है, बिहार के अंदर है। देन है गोकुल वेटलैंड एंड देन है गोगाबील वेटलैंड। गोगाबील वेटलैंड की इम्पॉर्टेंट खासियत यही है कि ये बिहार का फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व भी है, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। एंड छत्तीसगढ़ के अंदर हमारा कोपरा जलाशय जो है वो वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है। तो यही हमें याद रखना है कि राजस्थान के अंदर 3 है, बिहार के अंदर भी 3 है और छत्तीसगढ़ के अंदर हमारा 1 है। तो ये न्यू रामसर साइट्स जो है वो डिक्लेयर की गई है। देन नेक्स्ट आते हैं कि कुछ अदर वेटलैंड्स जो कि न्यूज़ में है, दैट इज़ द वेम्बनाड एंड द डल। वेम्बनाड क्यों न्यूज़ में, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो 27% से जो है वो डिक्लाइन हो गया है 1917 से 1990 के बीच में। और केरला का ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर वेटलैंड है और यहाँ पे वाटर फाउल की 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो विंटर मंथ्स के दौरान यहीं पे हैबिटेट जो है वो करती है। देन नेक्स्ट आता है डल लेक। डल लेक अगर हम देखें तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे खेलो इंडिया का फर्स्ट एवर वाटर गेम जो है वो ऑर्गेनाइज़ करे गए, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में रहा। ये श्रीनगर के जम्मू एंड कश्मीर में है और नेचुरल वेटलैंड है और अरहे रिवर के द्वारा इसको जो है वो फीड किया जाता है। और डार्क एंड डीप चैनल है इसके अंदर एक, जिसकी वजह से इसको तेल बाल भी बोला जाता है। और 4 बेसन्स के अंदर ये डिवाइडेड है, कागरी बाल, लोकुट, बॉड एंड नागिन। द नेक्स्ट आती है कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग हमें पता ही है कि बहुत ज़्यादा हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और रिसेंटली 2023 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में 4th मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट जो है वो हुआ है और उसका रीज़न था मरीन हीट वेव्स। कोरल्स हमें पता है कि ये हमारे पॉलिप्स होते हैं, पॉलिप्स जो है वो एनिमल्स होते हैं, उसके ऊपर जूज़ैंथले होते हैं, जूज़ैंथले जो है वो एल्गे होते हैं। इनके द्वारा फोटोसिंथेसिस करके इनको न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है और ये सब भी जो है वो स्टैटिक ही है, इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन इनकी सिग्निफिकेंस भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए हम क्या प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजीज़ जो है वो लेके आ रहे हैं। लाइक बायोरॉक टेक्नोलॉजी ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। इसके अलावा 3D प्रिंटेड रीफ स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, या फिर कोरल्स को क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे जो है वो प्रिजर्व किया जा रहा है, या फिर उनके लार्वे का क्रायो बैंक जो है वो बनाया जा रहा है। अब ये भी हमें पता ही है कि 1/3 जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्पेसिफिकली हमारा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस वाले एरिया के अंदर है, और वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है, ग्रेट बैरियर रीफ के अंदर। देन इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अंडमान के अंदर, लक्षद्वीप के अंदर, गल्फ ऑफ कच्छ में, पाक बे में, मालवान महाराष्ट्र के अंदर। द नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन द मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो ये जो पर्टिकुलरली मैंग्रोव्स के अंदर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर का जो ये सिस्टम लाया गया है, इस पर्टिकुलर मॉडल को डेवलप करा गया है नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के द्वारा। इसकी न्यूज़ क्या है कि इस पर्टिकुलर मॉडल को ग्लोबल रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया गया है यूएन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यहाँ पे यही देख रहे हैं कि उस मैंग्रोव्स के अंदर कैसे वो श्रिम्प की कल्टिवेशन कर रहे हैं और मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये सुंदरबन एरिया के अंदर ये मैंग्रोव्स के साथ साथ श्रिम्प कल्टिवेशन भी जो है वो की जा रही है। इस पर्टिकुलर मॉडल के फंडिंग जो है वो ग्लोबल नेचर फंड प्रोवाइड कर रहा है। और मैंग्रोव्स की वही स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि एक सॉइल टॉलरेंट कम्युनिटी है, हाई रेनफॉल वाले एरियाज़ के अंदर रहती है,
यूनिक रूट सिस्टम है इनका, एक तो न्यूमेटॉड्स और एक स्केल्ट रूट्स, यानी कि जो वो ऊपर से ऐसे निकलती हैं, डिफरेंट टाइप की रूट्स जो हैं ये डेवलप करते हैं। नेचर का कार्बन वॉल्ट भी है इनके अंदर, 7.5 टू 10 टाइम्स मोर कार्बन जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से ज़्यादा सिंक जो है वो होती है। इनको हम किडनी ऑफ नेचर भी बोलते हैं क्योंकि इनके द्वारा सेगमेंट्स को जो है वो फिल्टर आउट किया जाता है। इंडिया के अंदर मैंग्रोव्स देखे तो हमने पहले भी देखा था कि मैंग्रोव्स जो है वो डिक्लाइन हो चुके हैं, और सबसे ज़्यादा डिक्लाइन जो है वो उसका गुजरात के अंदर देखा गया है। लेकिन 2001 से 2023 के बीच में इनका इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन करेंटली इसका डिक्रीज़ हुआ है। और इंडिया के अंदर 0.15% जो है वो मैंग्रोव कवर एग्जिस्ट करता है, और सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव्स हैं इंडिया के अंदर वो वेस्ट बंगाल के अंदर है, दूसरे नंबर पे हमारे गुजरात है। सुंदरबन के मैंग्रोव्स के बारे में बात करें तो ये गैंजेस, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर के ऊपर है, और ये ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं जो कि अपने साथ टाइगर पॉपुलेशन भी जो है वो हार्बर करते हैं। मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तमिलनाडु के द्वारा भी शोर प्रोजेक्ट जो है वो लाया गया है, जिसको वर्ल्ड बैंक जो है वो फंड करता है। ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स का फैक्ट जो है वो हो जाता है कि केएन शोर का जो प्रोजेक्ट है तमिलनाडु का, वो मैंग्रोव्स के लिए है, एंड दूसरा वर्ल्ड बैंक जो है वो इसको फंड करता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं एंड होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।